वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ रोनित पटेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर जो है 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसा कल्चर और क्लाइमेट होना चाहिए ताकि वहाँ पे जो भी कोई काम कर रहा है, वो लेबर है, वर्कर है, वो एग्जीक्यूटिव है या मिडिल लेवल मैनेजमेंट का इंसान है या कोई भी लेवल के मैनेजमेंट का इंसान है, उसको वहाँ पे काम करना कंफर्टेबल होना चाहिए, उसको वहाँ पे काम करने का मज़ा आना चाहिए। ठीक है, उसको वहाँ पे काम करना कंफर्टेबल लगना चाहिए, उसका इच्छा होना चाहिए काम करने का। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और क्लाइमेट में हम सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके का माहौल होना चाहिए, किस तरीके का हमको आजू बाजू एनवायरनमेंट चाहिए कि हम फ्लेक्सिबली काम कर सके, हम एक आउटपुट दे सके, कुछ अच्छा आउटपुट दे सके। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को। तो हमारा फर्स्ट है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का एक डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं कि जैसे है वर्क प्लेस, वैल्यूज़, लीडरशिप, पीपल, टेक्नोलॉजी, मोटिवेशन, टूल्स। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए हमारा? तो पहले तो हमारे दिमाग में पहली चीज़ यही आती है कि वर्क प्लेस मतलब वहाँ पे हमारा जो काम करने का एरिया है वो कैसा होना चाहिए? एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एटमॉस्फेयर एकदम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे एयर हो जो वो ब्रीदेबल होनी चाहिए, वो डर्टी और डस्टी एयर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सारा जो लेआउट के अंदर जितनी भी चीज़ें रखी हुई है वो एक प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो सारा कुछ है एकदम प्रॉपर अप्रोप्रिएट मैनर में क्या होना चाहिए? एक वेल फॉर्मेटिंग होना चाहिए, एक अच्छी तरीके से सब क्या हो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सारी कुछ चीज़ें हो जो है वो रखी होनी चाहिए। ठीक है, तो वर्क प्लेस हम कुछ इस तरह की डिमांड करते हैं अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाए तो। बाद में वैल्यूज़, तो वहाँ पे वैल्यूज़ कैसी है? तो अब वैल्यूज़ वाला पॉइंट ऐसा है कि वहाँ पे एक लॉयल्टी की बात आ जाती है कि जो भी लेबर अब काम कर रहा है, अब वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है XYZ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो लेबर को अच्छा खासा पैसा देती है, ठीक तरीके से खाना पीना देती है, अच्छा रहने का जगह देती है। इन शॉर्ट कि वो लेबर का केयर करती है, जो कोई भी इंसान वहाँ पे उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने जाता है उसका केयर करती है। तो वो वैल्यूज़ दिखाता है। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन की खुद की पहले तो क्या वैल्यूज़ है, उसके क्या बिलीफ्स है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की क्या सोच है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कैसी है। तो ये वाला पॉइंट जो है ना वो वैल्यूज़ में आता है। और वैल्यूज़ का पॉइंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पे लागू नहीं होता, ये वहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना उनके लोगों पे भी लागू होता है। कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बनी तो लोगों से ही है। ठीक है, नॉन ह्यूमन एलिमेंट से तो बनी नहीं है, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों एलिमेंट से बनी है। और ह्यूमन एलिमेंट्स ही होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा पार्ट लेते हैं, रोबोट्स और एंड्रॉयड्स तो पार्ट लेते नहीं। तो वैल्यूज़ जो होती है वो डायरेक्ट जो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। टॉप मैनेजमेंट के एटीट्यूड पे जो वैल्यूज़ होती है वो डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो वैल्यूज़ में ये होता है। नेक्स्ट है लीडरशिप। अब लीडरशिप ये पॉइंट क्यों अलग से दिखाया गया? क्योंकि आपके ऊपर जो कोई भी लेबर वहाँ के काम कर रहा है उसके ऊपर जो अथॉरिटी है, ठीक है, तो वो किस तरीके से लीडरशिप निभाती है वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कि वो एकदम बराबर तरीके से अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट करती है। ठीक है, जो अपने नीचे जो इन्फीरियर्स है उनको, ठीक है, जो उनके नीचे जो काम कर रहे हैं उनको ठीक तरीके से काम समझाते हैं, एकदम ऑन द टाइम काम समझाते हैं, कि एकदम बराबर तरीके से काम निकलवाते हैं। वो आपका बराबर ध्यान रखते हैं कि आप टाइम पे काम कर रहे हो या नहीं काम कर रहे हो। ठीक है, वो सारा कुछ जो उनका ड्यूटी में आता है वो बराबर तरीके से कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारा कुछ एक लीडर से डिमांडिंग होता है। पर अगर कोई आपका लीडर है, अगर वो आपको ठीक तरीके से समझाता नहीं कि आपको क्या काम करना है, आपको किस तरीके से काम करना है, आपको कितने टाइम में क्या काम करना है, ठीक है, वो आपको सारा कुछ जो है वो डिटेल में समझाता नहीं है, वो अपनी मनमानी करता है। ठीक है, अगर इस तरीके का लीडरशिप है तो आप क्या होते हैं, आप डीमोटिवेट हो जाते हो, जो भी वहाँ का लेबर है वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो ये एक इफेक्टिव लीडरशिप नहीं हुआ, ये लीडरशिप क्या है, इनइफेक्टिव है। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट मैनर में लीडरशिप को निभाया जा रहा है, हम ये ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो लीडरशिप में ये होता है। नेक्स्ट इज पीपल, कि वहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ का उन लोगों का एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, वो डिपेंड बड़ा करता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने लोगों का अच्छे तरीके से ध्यान रखती है, जैसा मैंने आगे बताया। तो पीपल का जो भी वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका एटीट्यूड कैसा होगा, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, एकदम मोटिवेटेड एटीट्यूड होगा।
एकदम लीनियंट एटीट्यूड होगा, ठीक है, सभी लोग काम कर रहे होंगे, कोई काम चोरी नहीं कर रहा होगा, ठीक है, सभी एकदम मोटिवेटेड होंगे वर्क करने के लिए, अपने आइडियाज शेयर करने के लिए, हर एक चीज़ के लिए एकदम मोटिवेटेड होंगे, एकदम उल्लास के साथ, एकदम एक्साइटमेंट के साथ वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके का एनवायरनमेंट हो ना तो क्या होता है, एक पॉजिटिविटी क्रिएट होता है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं ना वो इफेक्टिवली अचीव हो सकते हैं। तो हम कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड करते हैं। पर अगर इसका ऑपोजिट हो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने लोगों का ध्यान नहीं रखता, शोषण करता है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बराबर तरीके से क्या बोलते हैं ध्यान नहीं रखता, वो पैसा नहीं देता, जितना काम ज़्यादा करवाता है पैसा कम देता है, आजकल ऐसा ही चलता है, ठीक है, आजकल मोस्टली ऐसा ही चल रहा है मार्केट में। पर कुछ कुछ कंपनियां हैं जो उनके जो भी वर्कर्स हैं, उनके लेबर्स हैं, उनका बराबर ध्यान रखती है। एमएनसी कंपनियों में भी ये वाली चीज़ मोस्टली है, बाकी लोकल कंपनीज में शोषण ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो हम इसीलिए ही आजकल लोग ये वाले पॉइंट को बड़ा ध्यान में रखते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पे लोग कैसे हैं, वहाँ पे लोगों का एटीट्यूड कैसा है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ पीपल में आती है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, कि अब आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसी है, नई वाली टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या पुरानी वाली टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी में स्किल उस तरीके की अलग स्किल चाहिए होती है, अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो उसमें कुछ अलग स्किल चाहिए होती है। जैसे हम हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जानते हैं कि मैन्युअल मशीनरी अलग होती है और ऑटोमेटेड मशीनरी अलग होती है, ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक मशीनरी अलग होती है। ऑटोमेटिक मशीनरी में हम लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, जो हमारे CNC वाले सब है वो हम ले सकते हैं। हमारे मैन्युअल मशीनरी में हमारा ड्रिलिंग मशीन हो गया, शीट बेंडिंग मशीन हो गया, जो हम हाथ से हम लोड देते थे उसको, ठीक है, हम हैमर फॉर्जिंग करते थे, तो वो भी एक मैन्युअल मेथड हो गई, वो एक ऑब्सोलीट मेथड हो गई कि बहुत कम लोग अब ये वाली मेथड यूज़ करते हैं। बाकी अब सब मेजरली जो काम होता है वो सारा काम है जो वो मशीनों से करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसी है ना, ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे जो लोग काम करने आते हैं ना वो ये चीज़ देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके की टेक्नोलॉजी है। क्योंकि अगर कोई ऐसा लेबर है कि जिसने CNC मशीन का ट्रेनिंग लिया हुआ है और वहाँ पे उसको मैन्युअल मशीनरी में काम करना है, उसको एकदम ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, एकदम पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ काम करना है, तो वो वहाँ पे काम करने के लिए नहीं जाएगा, वो कोई और इंडस्ट्री ढूंढेगा कि जहाँ पे उसका जो स्किल है उसको उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको क्या मिले, जॉब मिले, ठीक है, उसको उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे टेक्नोलॉजी मिले। तो ये वाला चीज़ होता है टेक्नोलॉजी के पॉइंट पे। मोटिवेशन का पॉइंट मैं आपको फिर से नहीं समझाऊंगा, मोटिवेशन में मैंने आपको आगे समझाया कि ऑर्गेनाइजेशन अगर बराबर तरीके से अपने जो भी वहाँ पे लोग काम करते हैं उनका ध्यान रखता है तो एक मोटिवेशन बनी रहती है, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या होता है वो मैं आगे समझा चुका हूँ। नेक्स्ट इज टूल्स। तो अब टेक्नोलॉजी वाले में ही आप टूल्स वाला भी पोर्शन आप शामिल कर सकते हैं कि वहाँ पे जो भी टूल्स है, जो भी इक्विपमेंट्स है वहाँ पे, तो वो कैसे है, नए हैं, पुराने हैं, ठीक है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वहाँ पे जो चीज़ें यूज़ हो रही है ना वो उसकी क्वालिटी क्या है। क्योंकि एकदम पुरानी काट खाई हुई चीज़ होती है तो हमको उससे सीधी सी बात है उससे काम करने में मज़ा नहीं आता। पर आजकल टूल्स कैसे होते हैं, रबर कोटेड होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है, एकदम उसका लुक अच्छा होता है, उसके एस्थेटिक्स, हम एस्थेटिक वाला वर्ड यूज़ करते हैं, उसके एस्थेटिक्स बहुत अच्छे होते हैं जो भी टूल्स और इक्विपमेंट्स होते हैं। और एक्चुअली आजकल ऐसे मॉडर्न टूल्स बहुत सारे आ गए हैं जो हमारे वर्कशॉप में या लोकल इंडस्ट्री में भी नहीं यूज़ होते, पर वैसे टूल्स मार्केट में अवेलेबल है जो मल्टी फंक्शनल है, जो एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके के टूल्स ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब आगे भी यही वाला पॉइंट एक समझाया गया है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अब लेफ्ट वाला पोर्शन मत देखिए, आप राइट वाला पोर्शन देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या चीज़ लिखी हुई है कि फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी, पर्पस, केयरिंग, ऑर्डर, सेफ्टी, अथॉरिटी, रिजल्ट्स, एन्जॉयमेंट, लर्निंग। तो एक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में है ना, अब ये सारी चीज़ें डिमांडेड होती है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक पर्टिकुलर पर्पस होता है। जो हमारा ब्लू वाला सर्कल है ना, वो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस होता है, एक गोल होता है, एक एम होता है कि वही एम को फुलफिल करने के लिए, वही गोल को फुलफिल करने के लिए वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं वो काम करने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पर्पस हो गया। नेक्स्ट इज केयरिंग, कि जो भी हमारा मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोगों का ध्यान रखना चाहिए
कि जितना काम कर रहे हैं उतना पैसा मिलना चाहिए, जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, नीट क्लीन एंड टाइडी एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो एक पॉजिटिविटी क्रिएट होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर है, ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है, एक केयरिंग एनवायरनमेंट लगना चाहिए। तो वहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने में मज़ा आना चाहिए, और मज़ा आता है, ठीक है, अगर इस तरीके का कुछ इन्वायरमेंट हो तो बराबर। नेक्स्ट इज ऑर्डर। अब ऑर्डरलीनेस वाला पॉइंट में हम पहले भी समझा चुके हैं कि हर एक चीज़ एक बराबर ऑर्डर में रखी हुई हो, एक बराबर मैनर में रखी हुई हो, और जो काम भी है वो भी एक बराबर तरीके से ऑर्डर में हो रहा हो, ठीक है, एक प्रॉपर वे में हो रहा हो, तो काम करने का मज़ा आता है। हर एक चीज़ पे बराबर तरीके से ट्रैक रखा जा सकता है, एक अप्रोप्रिएट वे में काम होता है, ठीक है, एक नीट एंड टाइडीनेस के साथ काम होता है, काम लूप नहीं हो जाता, ठीक है, हक्का नूडल्स नहीं बन जाता काम का। सारा काम जो है ना एक क्लियर होता है कि हर एक ये वाला काम खत्म हुआ, अब नेक्स्ट काम शुरू करना है, ये वाली फाइल बन गई, अब ये वाले फाइल में ये सारे रिकॉर्ड है आज के काम के, अब कल का जो काम है वो दूसरी फाइल में उसके रिकॉर्ड है। तो एक ऑर्डरलीनेस मेंटेन रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी। तो सेफ्टी में क्या होता है कि जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस इक्विपमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसका उनका है ना सेफ्टी होना चाहिए। जैसे लेथ मशीन है हमारा, तो लेथ मशीन का पीछे का जो पोर्शन है वहाँ पे मोटर आता है, बेल्ट ड्राइव आता है, पुली आता है, तो उसके पीछे है ना एक केसिंग होना चाहिए कि वहाँ पे जो लेबर काम कर रहा है ना, तो उसका क्या है, उसका हाथ ना आ जाए, वो अगर वहाँ पे से अगर वो मूवमेंट ले रहा हो, ठीक है, अगर वो मूवमेंट ले रहा हो तो उसका क्या है, उसका हाथ ना अड़ जाए, उसका जो उसने ड्रेस पहना हुआ है या कुछ भी पहना हुआ है तो वो उसके अंदर फंस ना जाए। तो उसके लिए हमको एक केसिंग देना पड़ता है। हम कंप्रेसर में भी केसिंग देते हैं, जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग जो पिस्टन वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे हम केसिंग देते हैं, ठीक है, मोटर और वो वाला पार्ट होता है जिसको बेल्ट ड्राइव से हमने कनेक्ट किया होता है वो। तो ये एक सेफ्टी का एग्जांपल दिया मैंने कि सेफ्टी क्यों ज़रूरी है। जो हम केसिंग देते हैं, जो डेंजर वाला साइन बोर्ड लगाया हुआ होता है, तो ये सारे सेफ्टी की हुई होती है ऑर्गेनाइजेशन में कि वहाँ पे भाई ध्यान रखे, वहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ होता है कि भाई ध्यान रखो। और सेफ्टी के लिए ऑर्गेनाइजेशन और भी सारा कुछ देती है लेबर्स को कि वो कैप देती है, शूज़ देती है, सेफ्टी क्लोथ्स देती है। तो ये सारा कुछ है ना ऑर्गेनाइजेशन को ये सब कुछ करना पड़ता है जो भी वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। उनको मास्क देना पड़ता है अगर वो कोई हार्मफुल हजार्डस केमिकल्स में काम कर रहे हैं, तो ताकि वो जो अननेसेसरी केमिकल्स है, जो हार्मफुल केमिकल्स है, वो उनको ब्रीथ ना कर ले, वो उनको अपने लंग्स के अंदर ना ले ले, ताकि उनकी हेल्थ की बैंड ना बच जाए, वो हेल्थ उनकी बिगड़ ना जाए, ठीक है। तो ये सारा कुछ सेफ्टी के अंदर आता है। नेक्स्ट इज ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का पॉइंट हम पहले समझ चुके हैं, मैं फिर से नहीं समझाऊंगा। नेक्स्ट है रिजल्ट। कि रिजल्ट वो हमें जो काम कर रहे हैं लेबर्स, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, हमें रिजल्ट देना होता है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो वो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे रिजल्ट वो लोग कैसा देते हैं, किस तरीके का रिजल्ट देते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, बुरा रिजल्ट देते हैं। तो यही चीज़ रिजल्ट में आती है। अब एन्जॉयमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, पर कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में है ना थोड़ा एन्जॉयमेंट के लिए भी कुछ एक्टिविटी करते हैं कि जो भी फेस्टिवल आते हैं तो फेस्टिवल में एन्जॉय करते हैं। जैसे होली आती है तो हम जो भी वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, हम होली एक साथ मनाते हैं। दिवाली होती है तो दिवाली एक साथ मनाते हैं, ठीक है। तो हम जो सारा कुछ है ना थोड़ा एन्जॉय करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इतना स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट नहीं रहता, एकदम स्ट्रिक्ट माहौल नहीं रहता कि हम यहाँ पे सिर्फ काम ही करेंगे। थोड़ा एन्जॉयमेंट भी होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि क्या है, जो लेबर्स और जो वर्कर्स है, जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका जो एक क्या है मोटिवेशन बना रहे, ठीक है, एक पॉजिटिव एटमोसफियर क्रिएट हो, एक मोटिवेशन बना रहे। तो यही चीज़ आती है एन्जॉयमेंट में। नेक्स्ट इज लर्निंग। कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी काम कर रहा है, ठीक है, इंजीनियर हो, वर्कर हो, कोई भी हो, तो उसको है ना कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए। क्योंकि अगर लर्निंग होगा ना तो कोई भी जो इंसान होता है ना वो डेवलप हो पाता है। लर्निंग के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो रोज़ जब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी काम हो रहा हो तो उसमें से हमेशा कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए, या तो फिर ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग देना चाहिए। अगर कोई भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, अगर भले ही हम नया टेक्नोलॉजी इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, पर ऑर्गेनाइजेशन का एक एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि वो हमें कुछ लर्न करवा रहा हो, वो हमें कुछ नया स्किल दे रहा हो, वो हमें कुछ नया ट्रेनिंग दे रहा हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है वो लर्निंग वाले पॉइंट में आती है। अब नेक्स्ट है हमारा
डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो हमारा फर्स्ट है इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग, कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का माहौल है वो कैसा है, इनोवेशन और रिस्क टेकिंग है या नहीं। अब इनोवेशन में क्या होता है कि हम कुछ नया चीज़ बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ठीक है, कुछ नया इनोवेट करते हैं, कुछ नया आइडिया से हम कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सारी चीज़ें इनोवेशन में आती है। और रिस्क टेकिंग में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं तो ये वाली चीज़ रिस्क टेकिंग में आती है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो लोग क्या करते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई नई चीज़ वो लोग बनाते हैं, तो वो नई चीज़ बनाने में क्या होता है, फंड लगता है। तो हम एक ऐसा बोल सकते हैं कि वो लोग रिस्क लेते हैं, ठीक है, कि वो जो पुरानी जो चीज़ मार्केट में चल रही है ना, वो वही की वही चीज़ नहीं चलाते, वो कुछ नया इनोवेट करते हैं। और हमेशा जब भी कुछ नया इनोवेट करना होता है, जब भी कुछ नया बनाना होता है ना, तब रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। रिस्क के बिना कुछ नई चीज़ बन नहीं पाती। हमेशा किसी भी चीज़ को नया करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसमें आइडिया इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसमें मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसमें जो आपको जो भी स्किल है वो सारा कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, तब कुछ नया चीज़ बनता है, ठीक है, तब कुछ नया चीज़ इनोवेट हो पाता है। तो यही होता है इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग, कि ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, कि वो जो बन रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो वही का वही चीज़ कंटिन्यूसली वही प्रोडक्ट बनाते हैं या प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन भी लाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजेशन का, कि इनोवेशन और इनोवेटिव और रिस्क टेकिंग है या नहीं। नेक्स्ट इज अटेंशन टू डिटेल। अब कई ऑर्गेनाइजेशन होती है ना जो छोटी छोटी बारीक चीज़ होती है ना उस पर ध्यान रखती है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं लूँ ना, तो रॉयल्स रॉयस कार बनाने की कंपनी है ना, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि उसकी गाड़ी अगर कहीं रोड पे आपको दिखे ना, तो देखना उसकी गाड़ी की बॉडी में है ना वाइब्रेशन भी आपको फील नहीं होगा, ठीक है। उसकी गाड़ी है ना, जो बॉडी होती है गाड़ी की, वो वाइब्रेट भी नहीं करती। हमारी लोकल गाड़ी कोई भी देख लेना, भले कितनी भी महंगी हो, ठीक है, वो फॉर्च्यूनर ही क्यों ना हो, वो टोयोटा इनोवा ही क्यों ना हो, वो भले ही कितनी महंगी गाड़ी हो, उसकी बॉडी है ना वाइब्रेट कर रही होगी। पर रॉल्स रॉयस की गाड़ी की जो गाड़ी है, ठीक है, वो वाइब्रेट नहीं करेगी। और उसका हर एक गाड़ी का है ना, वो आपको डिटेल देखना, उसका कलर डिटेल देखना, उसकी हेडलाइट किस तरीके से फिट की हुई है, उसकी हेडलाइट की पैटर्न देखना, उसकी बॉडी की पैटर्न देखना, उसका सिंबल किस तरीके से लगाया गया हुआ है। थोड़ा भी है ना 19-20 नहीं होता, ठीक है, एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। तो यही वाली चीज़ हमें ना अटेंशन टू डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। और ये वाला एक जो पॉइंट है ना, ये सिर्फ उसकी प्रोडक्ट में नहीं होता, ये ऑर्गेनाइजेशन का जो लेआउट है, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी हम ये वाला पॉइंट जो क्या है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कि अटेंशन टू डिटेल, कि लोग वहाँ पे किस तरीके से काम कर रहे हैं ना, वो भी एक ये वाला पॉइंट दिखाता है कि लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो हर एक छोटी डिटेल पे ध्यान देते हैं या नहीं देते। ऑर्गेनाइजेशन अपने जो एनवायरनमेंट है उसका हर एक जो काम हो रहा है उस पर एक हर एक डिटेल पे ध्यान देती है या नहीं देती। तो उस तरीके से भी हम ये वाला पॉइंट है ना हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आउटकम ओरिएंटेशन।